हेलो, जय हिंद। वेलकम टू कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल। एक और बार स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात करते हैं कई फौजियों से और जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरीज और उनके एक्सपीरियंसेस फौज में रहते हुए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के। लेकिन आज हम एक कुछ और अलग बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी के बारे में, जो कि एक पड़ाव है जिसे हर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में आने वाले ऑफिसर को गुजरना पड़ता है। और ये क्या है? ये है एक इंटरव्यू, जहां आपको 4-5 दिन आर्मी या एयरफोर्स की संस्था में जाके रहना पड़ता है और 5 दिन तक आपके ऊपर टेस्ट चलते हैं अलग अलग टाइप के। और इस एसएसबी को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कमलप्रीत सिंह, जो कि एसएसबी में साइकोलॉजिस्ट रही हैं तकरीबन 4-5 साल। कमल से जानेंगे कि एसएसबी क्या है, एसएसबी में आने वाले लोगों की आम धारणाएं क्या है, किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए इंडियन आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में ऑफिसर बनने के लिए। तो आपका और समय ज़ाया ना करते हुए वेलकम करते हैं कर्नल कमलप्रीत को। कमल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच सर। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपसे सवाल से कि एक लोगों में ना एसएसबी के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं और बहुत सारी कहानियां हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है। और अगर इंटरव्यू लेना है तो वहाँ 5 दिन बुला के क्यों बिठाते हैं यार, घर से ले लो। तो एसएसबी क्या है? किस बला का नाम है एसएसबी? सर, खौफ है एसएसबी का, खौफ है बिना मतलब का। अब सर, जहाँ पर जिस इंसान की ज़रूरत है उसको उस एनवायरनमेंट में डाल करके हम लोग उसको टेस्ट कर पाएंगे। घर पे तो क्या है सर, घर में दाल सब्जी बन रही है और अच्छे से पकवान बन रहे हैं। वहाँ तो आप आप अपने रियाल में हो सर, आप अपनी सत्ता में हो सर, आप तो बढ़िया ही करोगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे पास आएँ, हमारे ढांचे को देखें, हमारे ढांचे में ढलें, और जो प्रेशर हम आपको जिस तरह का देना चाहते हैं, टाइम का हो गया या सवाल जवाबों का हो गया, इंस्ट्रक्शंस का हो गया, उसमें आप किस तरह से आप निखार के अगर सामने आते हैं, तो वो 5 दिन आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा, सो दैट हम आपको निखार के देख पाएँ। सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई एग्री। और बहुत ज़रूरी है, जैसे आप कह रहे हो कि जब तक आप किसी इंसान को ठोक बजा के परखोगे नहीं तो Yes. कैसे पता चलेगा कि ये लड़ाई के मैदान में क्या काम देगा। इसीलिए फौज उनको बुलाती है, 5 दिन अपने साथ रखते हैं और कई सारे उनके टेस्ट होते हैं। Yes. तो कौन से टेस्ट होते हैं? जैसे मान लो अगर मैं जा रहा हूँ एसएसबी में, तो पहले दिन मेरे साथ क्या क्या होगा या क्या घटनाएं घटेंगी? बहुत सिंपल है। आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद में आपके ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा, जिसमें एक नॉन वर्बल टेस्ट होता है, एक वर्बल टेस्ट होता है। एंड उसके बाद में आपको एक छोटा से 5 मिनट का एक इमेज दिखाई जाती है, जिसे उस टेस्ट का नाम है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट है। मतलब एक इमेज आपको दिखाते हैं, दिखा देते हैं, उसके बारे में कहानी लिख लीजिए, डिस्क्राइब कर लीजिए और कहानी लिख लीजिए। उसी कहानी को आपने नरेशन के तौर पे बोलना है। एक ग्रुप दिया जाएगा आपको, उसमें 15 लोगों का ग्रुप होगा, उसमें आपने उसको अकेले नरेट भी करना है, बारी बारी सब लोग करेंगे, और उसी कहानी के ऊपर आपने डिस्कशन भी करना है, सो दैट आप एक कहानी बना पाएँ, क्योंकि 15 लोगों की अलग अलग कहानी होगी। अब उस 15 लोगों के डिस्कशन में से आपने एक कहानी उभार कर लेकर आना है, बस। ये पहले दिन होता है। इसे स्क्रीनिंग कहते हैं। इसको स्क्रीनिंग इन कहते हैं। आप जब इतनी तादाद में आते हैं, उस तादाद में से आप लोगों को ये 3 से 4 टेस्ट देने हैं, उसके बाद आप उसको क्लियर करेंगे, तब जाकर आप फेज़ 2 में जाएंगे। ये फेज़ 1 है। सो कमल, मैं तो जानता हूँ कि एसएसबी में पास रेट इज़ लेस देन 1%, लेकिन फिर भी हर साल लोग ट्राई करते हैं और कई बार ट्राई करते हैं। आप जब अभी तो आपको इतना सारा ज्ञान आ गया है और आप साइकोलॉजिस्ट रहे एसएसबी में 4-5 साल, जब आप गए थे तो आपको कुछ पता था क्या इसके बारे में? सर, कोई ज्ञान नहीं था, सिंसियरली स्पीकिंग। आई थिंक मेरा फॉर्म भी आके भरकर मेरे पास ये आ गया था कि भाई आ जाओ। मेरे एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद की छुट्टियां चल रही थी, तो माता पिता ने बोला बेटा आ गया है, तो हम चल पड़े। हिदायत दी गई थी कि हर रोज़ फ़ोन किया जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। करते करते एक एक स्टेप क्लियर होता गया, आखिर में पास हो गए सर। पता ही नहीं चला, ना इंटरनेट ना कोई बुक्स। एक छोटी सी चिंदी सी बुक मिली थी बाज़ार से,
और उसमें बहुत सारी कहानियाँ थी। आज समझ में आता है कि वो टीएटी की कहानियाँ थी, तो मुझे तो कहानियाँ पढ़ने में मज़ा आ रहा था, तो वो कहानियाँ पढ़ के चली गई थी। अदरवाइज़ इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस तो सर रहती ही है बच्चों को उस टाइम पे, बिकॉज आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रहे होते हो। वो नॉलेज था, इसके आगे कुछ भी नहीं, नथिंग। अमेजिंग। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि अगर फौज में आना है, एसएसबी में आना है, तो जब तक ज़बरदस्त अंग्रेज़ी नहीं बोले जाए, जैसे मराठी में हमारे यहाँ कहते हैं फाड़ फाड़ इंग्लिश, ठीक है, तो अगर जब तक आप ज़बरदस्त इंग्लिश नहीं बोल रहे तो आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर नहीं बन सकते। सर ये सही है क्या? सर ऐसा है कि ऑन एन एवरेज हम भारतीयों को मोटी मोटी इंग्लिश ही आती है, हाँ। ठीक। और सर अगर अपने आप को 22 साल या 24 साल पहले देखूं, कोई इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी। हमें नॉर्मल इंग्लिश बोलना है, अपने मुद्दों को सामने रखने वाली इंग्लिश आनी चाहिए। आप हमारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो सर, उसमें लिखा होता है कि इन केस यू गेट स्टक फॉर अ वर्ड और टू, प्लीज़ यूज़ हिंदी एंड रिवर्ट टू इंग्लिश। इंग्लिश आना ज़रूरी है, बट सर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप अपने मुद्दों को कैसे सामने रखते हैं। देयर वाज दिस गर्ल जो आई थी, IAS ऑफिसर थी, आई थिंक शी वाज डूइंग वेरी गुड। शी हैड कम फॉर जैग के लिए आई थी सर, शुद्ध जैग हिंदी, मतलब लॉयर। लॉयर के आई थी। क्या सर उन्होंने हिंदी में बात करी, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बात करी थी। अमेजिंग पर्सनालिटी, अमेजिंग लेडी हो गई सर वो। इंग्लिश ज़रूरी है सर, बट इट इज़ नॉट कि अगर ये नहीं आया तो आपको पास नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने विचारों को सामने वाले को समझा पाते हैं या नहीं पाते, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी बात है जो कर्नल कमल ने कही कि लैंग्वेज की आपको कितनी प्रभुत्व है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप कितने अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाते हो, हिंदी बोल पाते हो। ज़रूरी ये है कि आप अपना जो विचार है, सोच विचार है, जिस तरह से आप सोचते हो, ये चीज़ें आप अपने ग्रुप में, अपने आसपास के लोगों में और जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे कितने अच्छी तरह शेयर कर सकते हो। बाकी ज़िंदगी आपको इंग्लिश, हिंदी और कई सारी अलग अलग भाषाएं फौज सिखाई देगी, लेकिन अपने विचारों को ओपन फोरम में रखना और क्लियरली कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। कमल, एसएसबी में स्क्रीनिंग की हमने बात की कि ठीक है स्क्रीन हो गए, और स्क्रीन होने के बाद फिर 3-4 चीज़ें और हो जाती हैं। वो क्या है, क्या क्या पिलर्स हैं एसएसबी के? फेज़ 1 के बाद सर द रियल SSB स्टार्ट्स। रियल SSB साइकोलॉजिस्ट, जिसमें कि 2-2.5 घंटे का आपका पेपर होते हैं, टेस्ट होता है, उसमें भी 4-5 एग्ज़ाम्स, 4 एक एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर GTO होता है जो कि 2 दिन का होता है, दैट इज़ और तीसरा होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो कि 40 से 50 मिनट का होता है। ये जो तीनों टेक्निक्स, हम आगे से इसको टेक्निक्स बोलेंगे, जो तीनों की तीनों टेक्निक्स हैं सर, आपके अंदर से 3 चीज़ों को निकालने की कोशिश कर रही है। वो है आपके विचार, योर थॉट्स, आपके फीलिंग्स, इमोशंस, आपके भाव, और आपके एक्शंस, आपने कर्म क्या किया है और किस दिशा में किया है, आउटकम क्या है, क्या वो लॉजिकल है, क्या वो प्रैक्टिकल है। आपने कहा कि मुझे एक्टर बनना है, नॉट बैड, लेकिन आपने मेहनत क्या की है, आपने सोच लिया लेकिन मेहनत क्या की है। मेहनत नहीं है तो आउटकम नहीं आएगा। सो ये सारी की सारी बातें, अलग अलग टेक्निक आपसे अलग अलग तरीके से पूछती है। अगर मैं इसको और छोटा कर दूं तो व्हाट, वाई एंड हाउ, आप क्या हो, क्यों हो और किस तरह से हो, वो आपसे अंदर से निकाल करके आपको जानने की कोशिश करती है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपसे 4-5 बहुत सारी चीज़ें लिखवाता है, वो आपकी मानक स्थिति को पता करने की कोशिश करता है, अंदर से क्या हो। आप बाहर जो मर्जी दिखाते रहें, क्योंकि आप बाहर वाला दिखाएंगे, आप GTO को दिखाएंगे, ग्रुप में दिखाएंगे। ग्रुप GTO वो देखते हैं कि आपका ग्रुप में क्या चल रहा है। जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं वो आपसे बात करेंगे और आपको आपकी बातों से पता करने की कोशिश करेंगे ये बच्चा पहले क्या था, आज क्या है, किया क्या है इसने और आगे कहाँ जाना चाहता है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। कमल, ये तीनों टेक्निक्स में आप एक साइकोलॉजिस्ट की भूमिका में थी और साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते थे अपने जो आते थे कैंडिडेट्स उनका। तो एक आम आदमी जानना चाहेगा कि फ़ौज में तो लड़ाइयाँ हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की क्या ज़रूरत है? सर बहुत ही उम्दा सवाल है आपका।
साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इसमें जैसे कि तीनों की तीनों टेक्निक्स आती हैं. साइकोलॉजिकल टेक्निक में सर हम सबको पता है कि हम फौज में क्या करते हैं. देर आर टेररिस्ट सिचुएशन, बाढ़, अर्थक्वेक और भी बहुत सारी ऐसे सारी सिचुएशन है. ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि वो जो अफसर है वो वहाँ पर खड़ा रहे, अपने आप को तो संभाले लेकिन अपनी टीम को भी संभाले. और करना क्या है? करना ये है कि जिस मिशन के लिए वो गया है वो उसको मुकाम तक पहुँचाए. सो मुद्दा हमेशा सेम रहता है, चाहे वो पीस में हो चाहे वो फील्ड में हो. उसको ज़रूरत किस चीज़ की है? मुकाम को हासिल करने की. किस तरह से हासिल करना है, और अपने आप को तो संभालना ही है, साथ में 50 और लोगों को, 100 और लोगों को संभालना है. नाउ आप इसको ले आइए एसएसबी में. मुझे कैसे मालूम पड़ेगा या फौज को कैसे मालूम पड़ेगा कि इस बंदे में ये क्वालिटी है कि नहीं है? हम उसको अंडर प्रेशर डालते हैं. टाइम का प्रेशर हो गया, बातों का प्रेशर हो गया, कुछ ऐसे सवालों का प्रेशर हो गया. उस बंदे की दिमाग में खलबली सी बन जाती है. कभी इमेज से बन जाती है, कभी जीटीओ ग्राउंड के स्ट्रक्चर से बन जाती है, या कभी आयो की किसी तकरार से बन जाती है कि आयो मुझसे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर मुझसे ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं? ऐसे तो मुझे आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा. क्या ऊट पटांग से कोई सवाल पूछ लिए, आपको टेक्निकल नॉलेज के बारे में पूछा और आपको पता ही नहीं है. सो नाउ दी साइकोलॉजिकली हम आपको वहाँ पर ऐसे हर जगह पर डालने की कोशिश करते हैं जैसे कि आपका, जिसमें से कि आपका अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर है, आपकी जो अंदर की पर्सनालिटी है वो बाहर है. आप मुझे सामने से तो बोल रहे हैं आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन जब मैं आपका डोजियर देख रही हूँ मालूम पड़ता है कि छोटी सी इमेज जो कि आप पहाड़ पर खड़े हो, आप उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो. जीटीओ ने सिर्फ इतना बोला है कि आपको इस जगह से उस जगह पे जाना है और आपके पास आइडियाज़ ही नहीं आ रहे. सो हमें आप इन 3 दिनों में, मोटा मोटा गेम 3 दिन का है सर, इन 3 दिनों में मुझे ये मालूम पड़ जाता है, पज़ल की जिग्स ऑफ पज़ल में सब कुछ फिट हो जाता है. ये बंदा प्रेशर ले पाएगा क्या? ये लोगों के साथ अडेप्ट हो पाएगा? सो अनटिल एंड अनलेस सर वो बंदा 3 दिन में ये सारी चीज़ें कर नहीं पाएगा. इमेज को देख कर के स्टोरी नहीं लिख पाया, वर्ड को देख कर के प्रेशर में आ गया, 15 सेकंड में मैं वर्ड पे कैसे लिखूंगा, गिवन अप एटीट्यूड, राइट. स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर पाया, आउटकम नॉट अचीव्ड. जो बंदा ये काम नहीं कर सकता ग्राउंड पे तो वो लड़ाई क्या लड़ेगा? वो लड़ाई क्या लड़ेगा? बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, डर जाओ पहले आप, उसके बाद में तो बाकी सब तो ख़त्म ही हो जाता है ना. अगर आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने एक सवाल पूछा, बेटा आपके मार्क्स इतने कम क्यों आए, और आप लड़खड़ा गए, ख़त्म हो गई. करेक्ट. सो तो एज ए साइकोलॉजिस्ट आप ढूंढ क्या रहे हो एक इंसान में, जो आप सोच रहे हो कि आर्मी में ऑफिसर होना चाहिए या नेवी में, एयरफोर्स में, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो आप देख रहे हो? सर यूँ तो 15 OLQs हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं सर, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं. बट मोटा मोटा अगर देखा जाए शुद्ध भाषा में, बंदे में दम है कि नहीं है, लड़ पाएगा, घबरा तो नहीं जाएगा, पलटन को और लोगों को छोड़ के तो नहीं आएगा, एक पहाड़ की तरह खड़ा रहेगा और इतना मोटिवेट कर पाएगा, जिंदा दिल है कि नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है कि नहीं समझता, और इतनी अच्छी पोजीशन पे वो जाएगा तो मन खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब लालच तो नहीं आ रहा, इंटेग्रिटी इश्यूज तो नहीं होंगे. अगर ये सब चीज़ें अगर मोटा मोटा मैक्रो लेवल पे अगर किसी बंदे में है, दैट पर्सन इज इन. यही देख रहे हैं सर. तो आप कह रहे थे और हमारा पहले डिस्कशन हुआ कि लेस देन 1% लोग पास होते हैं. हाँ जी. और जो आपने खूबियां बताई हैं वो तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल इंसान में होनी चाहिए. होनी चाहिए. और तो क्या आप कहना चाहते हो कि हमारे देश में 99% लोग ये वाले चीज़ों में खरे नहीं उतरेंगे? सर इसमें ऐसा है, सब लोग बोलते हैं घर में जाके मम्मी के सामने, बेटा अच्छी तरह से बोल के आना, बेटा अच्छी तरह से करके आना. जैसे ही स्टेज पर गया लड़खड़ा गया, घबरा गया. सर आप बंद कमरे में अपने कंफर्ट लेवल पर ये सोचना कि मुझ में है, राइट, ये बोलना कहना और समझना बहुत आसान है. द मोमेंट यू आर पुट अंडर टेस्ट, द मोमेंट, वो पल जब आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जब आपको उस दबाव में डाला जाता है
और आप अंदर से निखर के बाहर नहीं आते, आप घबरा जाते हैं। डर सबको लगता है सर। मुझे भी आज भी अगर मान लीजिए मैं आपके स्टूडियो पे आई हूँ तो एक एंग्जाइटी है कि मुझे अच्छा होगा कि नहीं होगा, मुझे अच्छा करना है, मुझे अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड डालना है। बट दैट इज़ अ किक टू मी। मैंने उसको चैलेंज की तरह लिया है। कई लोग होंगे उसे चैलेंज की तरह नहीं लेकर के घबरा जाएंगे, आवाज़ सहम जाएगी, दिमाग में हलचल हो जाएगी, एक सवाल एक थॉट की जगह दूसरा थॉट आ जाएगा, ख़त्म। आप अगर वही चीज़ एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए सर, टेररिस्ट को फेस कर रहे हैं, घबराहट में पहली गोली किसी और ने मारनी चाहिए, मार दूसरा रहा है, यू हैव लॉस्ट इट सर। अपने आप को लेकर आइए, देर आर मोर चांसेस कि आप पास हो जाएंगे। मतलब ओरिजिनलिटी होगी तो पास होने का चांसेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कमल, ऐसे बहुत लोग मैंने देखे इंस्टाग्राम पे, यंग किड्स, यंग पीपल, जिनका एक्सपीरियंस एसएसबी देने का है मल्टीपल टाइम्स और पास भी हो गए हैं। yes. और अभी वो अपना लोगों को कोचिंग कर रहे हैं कि एसएसबी कैसे पास करना चाहिए। yes. और उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है। मैंने आपकी फ़ैन फॉलोइंग देखी है, उनकी तो आपसे 3 गुना ज़्यादा है, ऑलमोस्ट टचिंग मिलियंस। yes. व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट कि इज़ दैट अ राइट थिंग कि वो सही कर रहे हैं? सर आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। एक तो लेट मी पुट दिस वे, बच्चे हैं सर और जोश बहुत है, हैट्स ऑफ टू देयर जोश। इतना मेहनत करते हैं वो लोग, मान गए उनको, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग है सर। बच्चे हैं, बच्चों का बच्चों से कनेक्ट होगा ही, इसको नकारने का कोई मतलब नहीं है। द पॉइंट इज सर, दे हैव क्लियर्ड, kudos, they have cleared 8 times, 10 times, 7 times, amazing, not easy, believe you me sir, not at all easy, great job। टेम्पलेट ना करें, आप डिस्कशन करिए, बच्चों को सही मार्गदर्शन दीजिए कि बच्चे इतने टाइम पे ये पढ़ो, इतने टाइम पे करंट अफेयर्स करो, इतने टाइम को पे अपनी डिक्शन पे काम करो, पर्सनालिटी को सुधारो, बॉडी स्ट्रक्चर सुधारो, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक सुधारो, ये करो आप। और उनका नज़रिया ठीक करो। अगर माइंडसेट ख़राब है, माइंडसेट ये है कि मेरा तो कुछ होगा नहीं, विक्टिम माइंडसेट आ रहा है अगर किसी इंसान में, लाइक अ मेंटोर, लाइक अ बड़ा भाई, लाइक अ बड़ी बहन, आप वो करना चाहते हैं, प्लीज़ करिए, डू इट। आई विल कम 10 टाइम्स टू यू एंड टेल यू, यार ये थोड़ा सा गलत बोल रहा है, सही कर डाल। आई एम विद देम। मैं बस एक चीज़ उनको कहना चाहती हूँ, टेम्पलेटाइज मत करो। होता क्या है टेम्पलेट में सर, 1 डोजियर, 2 डोजियर, 4 डोजियर, सेम स्टोरी, सेम की सेम स्टोरी। एंड द ब्यूटी इज सर, ना वो इमेज से कोई स्टोरी मेल खाती नहीं, कोई भी स्टोरी इमेज से मेल खा ही नहीं रही है। मैं कैसे उसको पास कर दूं? गलती उनकी नहीं है जो सिखा रहे हैं, गलती उनकी भी है जो सीख रहे हैं। कैसे हो सकता है कि सर आपकी पर्सनालिटी मेरी पर्सनालिटी सेम हो जाएगी? ये कैसे हो सकता है सर? जो मैनिक्विन पे आप शर्ट लेने गए या पैंट लेने गए, वही उठा के पहन लेते हो आप थोड़ी बहुत तो तुरम करते हो ना, उसकी तुरपन करते हो या अपनी फिटिंग कराते हो। तो सर आपको तो करना पड़ेगा, लेकिन हम वो नहीं करते। बेटा पानी आए तो ये कहानी लिख देना, पहाड़ आए तो ये कहानी लिख देना, कोई 2 लड़का लड़की आ गए तो बहन भाई की कोई कहानी लिख देना। मत करो, क्योंकि बहन भाई एक लड़का और एक लड़की है, उसमें एक बार लड़की रो रही है, एक बार लड़का रो रहा है, एक बार दुखी है तो कोई सुखी है। हाउ कैन यू राइट द सेम स्टोरी? करेक्ट। अगर 2 लोग एक जैसे नहीं है तो उनके सोच विचार बिल्कुल मेल 100% कैसे खाएंगे? एग्जैक्टली। और टेम्पलेट नहीं हो सकता। आप ये कर रहे हो, मैं अगर उसको करूँ कि अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारने के लिए कर रहे हो, आई एम विद यू, बट इसको थोड़ा सा और अच्छा कर दीजिए। एट द सेम टाइम आप असेस्ड हुए हैं, आप में ड्राइव था या आप में बुद्धिमत्ता थी, आपको नहीं पता। आपका व्यवहार अच्छा था, इसके कारण से आप सिलेक्ट हुए हैं। क्या आपको साइक ने क्लियर किया था या जीटीयू ने क्लियर किया था, आपको नहीं पता। यू आर असेस्ड एंड यू क्लियर्ड। डिड यू क्लियर? आपने क्या तीनों के तीनों टेक्निक पे क्लियर किया? आपको नहीं पता। और कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। सर ये आप मानेंगे कि हमारी कैसी ट्रेनिंग होती है? वी एज एसएसएस, हमारी DIPR में पहले तो हमारी ट्रेनिंग होती है, उसमें 50% छट जाते हैं। उसके बाद में सर ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उसमें सर आप
पास परसेंटेज सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे. इट इज़ एज गुड एज SSB. लेस देन 1%. यस. और वो ज़रूरी भी है बिकॉज आपके हाथ में Yes. कई हज़ारों लोगों का Yes. भविष्य है. भविष्य है. वो असेसमेंट, वो थियोरेटिकल नॉलेज, वो थियोरी का नॉलेज, इंसान की भावनाओं को पकड़ने का तरीका, इंसाइट, वो बच्चों में नहीं आ सकता सर. बिल्कुल नहीं आ सकता. तो आपका जो बच्चे इन लोगों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, उनको कोई क्या गाइडेंस होगा? मैं उनको रोकूंगी नहीं. मेरा हमेशा ऐसा ही मानना है कि ज़िंदगी में कुछ भी करने की चॉइस हमेशा अपने पास होती है. अगर मेरी ज़िंदगी है तो मैं नाप तोल के डिसीजन लूँगी कि मुझे क्या चाहिए. इट इज़ ऑलवेज, ये मेरा निर्णय होगा कि अगर मुझे लगता है. एंड सर, अगर मान लो कोई कहता है कि रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छा इंसान है सर वो रिकमेंड कहीं पे भी हो जाएगा. सो अगर मान लीजिए रिकमेंडेशन की बात आती है, बच्चे को पहले अपने आप में झांकना चाहिए, ना कर कि मुझे देखे या जो रिकमेंडेड कैंडिडेट है या किसी और असेसर को देखे. मैं कहती हूँ किसी को मत देखो, अपने आप को देखो. अपने आप के आईने के सामने खड़े हो जाइए. मुझ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ अच्छी तरह से, क्या मैं आपको कन्विंस कर पा रहा हूँ. अगर मुझे कोई भी टॉपिक मैडम दे देगी या सर दे देंगे, मैं बोल पाऊँगा? क्या मैं अपने मुद्दे रख पाऊँगा? क्या मुझे करंट अफेयर्स की नॉलेज है? क्या मैं इमेज को देख कर के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में लिख सकता हूँ? क्या मैं एक स्टोरी बना सकता हूँ? मेरा नज़रिया क्या है, उस शब्द को किस तरह से मैं हैंडल करता हूँ, सिचुएशन को कैसे हैंडल करता हूँ. मेरी ज़िंदगी में जो भी पड़ाव आए हैं, खड्डे आए हैं, क्या मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर को समझा सकता हूँ कि जो मैंने वो डिसीजन लिए हैं वो सही लिए हैं? अगर इसके सारे आंसर्स 90% हाँ हैं सर, फिर आप क्यों जा रहे हो? किसी के पास भी क्यों जा रहे हो? और अगर नहीं आता है तो आपको ये समझना है कि किस जगह पर आपको कौन सी चीज़ नहीं आ रही. GD नहीं है, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन नहीं आ रहा, प्लीज़ अपने सीनियर्स के पास जाइए, अपने मेंटर्स के पास जाइए, दी एल्डर ब्रदर्स दे ऑल आर, उनके पास जाइए, सीखिए. लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा नज़रिया क्या है, मुझे किस तरह से अटेम्प्ट करना है, प्लीज़ सर्च फॉर अ गुड असेसर. सो कमल, आप तो खुद लोगों को ट्रेन करते हो और लोगों को सिखाते हो कि SSB कैसे फेस किया जाए और उसमें क्या क्या टेक्निक्स हैं, और आपका पास परसेंटेज भी काफ़ी है. आपके ऑलमोस्ट 100-150 बच्चे आपके अंडर से सीख के टुडे दे हैव क्लियर्ड SSB. तो अगर मैं इस तरह से पूछूं कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनको SSB पसंद नहीं करता, कुछ आप में ऐसे ट्रेट्स हैं जो SSB में क्लियर नो है कि अगर आप इस टाइप का बिहेवियर होगा तो 100% रिजेक्ट होगा, तो ऐसे क्या है? सर आप तो सारी बातें निकलवा रहे हो, तो गलत बात है सर. सर अगर आप डर गए, इवन टैगलाइंस पे बात करते हैं, जो डर गया वो मर गया सर. करेक्ट. सो डरना तो है ही नहीं सर, डरना मना है. ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि आप डरो ही मत सर, डर के आगे भी तो जीत है ना. घबराना नहीं. घबराइए मत आप. पहला स्टेप तो ये है. दूसरा सर, अपने संस्कार. इंडिया इज़ नोन फॉर संस्कार. अपने संस्कार लेके जाइए. हाँ, दुनिया का ऐसा कौन सा माँ बाप है जो ये बोलेगा बेटा चोरी चकारी करना अच्छी बात है, झूठ बोलना अच्छी बात है? सिखाया? नहीं सिखाया. आप वो मत करिए वहाँ पर. किसी ने, कोई माँ बाप ऐसा है जो कि बोलेगा नहीं उल्टे राह पे जा बेटा? कोई नहीं बोलता. सो वो नहीं करना है. तो ईमानदारी होनी चाहिए. उसके बाद में सर इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं आपको दलदल में डालूं, पहाड़ पे डालूं, पानी में डालूं, नदियाँ में डालूं या बर्फ़ में डालूं, या मैं किसी भी प्रकार के लोगों में डालूं, आप एडजस्ट हो सकें और आपको जिस मिशन पे भेजा जाए, जिस काम के लिए भेजा जाए, वो आप करवा पाएँ. दैट इज़ व्हाट आई एम मोटा लुकिंग फॉर. डर के मारे ओहो मुझे तो पानी से डर लगता है, ओहो मुझे पहाड़ से डर लगता है, आई डोंट वांट दैट. जो घबरा गया, अरे गोला बारूद आ रहा है, चलो चलो समेट के वापस टुकड़ी लेके वापस जाते हैं. क्यों? व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यू और द कंट्री? कंट्री इज़ इम्पॉर्टेंट. प्रायोरिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए. मैं वहाँ पर नौकरी के लिए नहीं जा रहा हूँ, जुनून है सर ये. इन अदर वर्ड्स, ये इश्क है सर. यू हैव टू फॉल इन लव विद आर्म फोर्सेस. आर्मी इसलिए निकलता है क्योंकि आई हैव फॉलन इन लव विद आर्मी. बट आपको एक इश्क हो जाना चाहिए उस आर्म फोर्सेस से. एंड आग का दरिया डूब के जाना ही जाना है.
ये चीज़ें अगर मुकम्मल करके कोई इंसान लेके चला जाए, पक्का करके चला जाए, मजाल है सर वो ना पास हो। मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, ईमानदारी Yes, चाहिए, yes. उसको डर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। और जो हासिल करना चाहता है उसको पाने का जज्बा होना चाहिए, एंड सर केयर फ्री होना चाहिए, ईजी ज़्यादा होना चाहिए। टेंशन नहीं लेनी है। ओहो मेरा जीटीओ ख़राब हो गया, ओहो मेरा साइक ख़राब हो गया, ओहो मैंने इसका सवाल का जवाब नहीं दिया। दुनिया में गलतियाँ होती हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट। आज तक कोई खुदा बना नहीं है, भगवान नहीं बना है, सो गलतियाँ होती हैं। टेक इट इन द स्ट्राइड, क्योंकि वो होगा। एंड आप कैसे बाउंस बैक करके कैसे हैंडल करते हो, एक टेस्ट ख़राब हो गया दूसरे को भी ख़राब कर दिया, क्यों भाई? सो केयर फ्री, लाइवलीनेस, जोश भरा, ऑल दिस थिंग्स। अमेजिंग। और ये ना एसएसबी के बारे में दो चार और क्या कहते हैं उसको, मिथ हैं या हाँ। गलत धारणाएं हैं, सर ठीक है? बहुत सारी है। तो उसमें पहली तो ये है कि आपका जैसे जीटीओ हो गया, इंटरव्यू हो गया और साइक हो गया, हाँ जी। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो जीटीओ का, अगर जीटीओ हाँ कर दे तो आप हाँ हो, और अगर जीटीओ फेल कर दे तो फेल हो। वो सही है क्या? सर ऐसा है कि आप ना एक एसएसआर से पूछ रहे हो कि उसका वाला अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं नहीं है मैं सर। ये जानना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार साइक और इंटरव्यू तो ठीक है लेकिन जीटीओ पास होना बहुत ज़रूरी है, या अगर मैं दूसरे तरीके से पूछूं कि जीटीओ ने हाँ करना चाहिए, बाकी कोई हाँ या ना करे डजंट मैटर। और जीटीओ में दर्शकों को बता दूं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर ये वो होते हैं जो नेक्स्ट स्टेप होता है, पहले साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के बाद ग्रुप टेस्टिंग होती है, कि वो देखते हैं कि एक कैंडिडेट जो कि ऑफिसर बनने के लिए आया है वो एक ग्रुप के अंदर, उन्हीं के साथ के ग्रुप के अंदर 10 12 15 लोगों के अंदर किस तरह उनका बिहेवियर है, उनकी क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, क्या वो दिखाते हैं, किस तरह वो अपनी सोच लगा सकते हैं छोटे छोटे काम करने में। तो और वो ऑन ग्राउंड कराया जाता है। तो बताइए। पहला मैं जो आंसर देना चाहूँगी सर, पहले तो मैं उनके हक का करने चाहूँगी। 2 दिन रहते हैं बच्चे उनके पास, जीटीओ के पास जीटीओ 2 दिन रहते हैं। एक एक चीज़ अगर पहले दिन नहीं दिखी तो दूसरे दिन दिखी जाती है। एक एक चीज़ बिहेवियरल, वो कंडक्ट कैसे कर रहे हैं अपने आप को, ग्रुप में कैसे कर रहे हैं। एंड फौज, एयर फोर्स, आर्म फोर्सेस जो भी है, इंटायर इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑल ग्रुप ओनली। करेक्ट। तो सर ग्रुप इफेक्टिवनेस बहुत ही सुंदर तरीके से एकदम दूध में पनीर जैसे निकल के सामने आता है ना, वो दिख जाता है कि ये कूनी मार के आगे आया था। अच्छा इसने वहाँ पर नॉट रेड जोन में पैर रख दिया था और उसको लगा कि जीटीओ सर ने देखा नहीं है, और एक बंदा पीछे खड़ा रहता है सर लोड लेकर के, एंड चिड़िया गिन रहा है, बगले गिन रहा है। तो जीटीओ को सब मालूम पड़ता है कि अच्छा ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। और सर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि ग्रुप में जो जीटीओ हो रहा है सर, देवल वो ना अपना कहते हैं लिप्स को हिलाएंगे ये दिखाने के लिए मैं तो मर-मर बोलना करते रहते हैं। मैं तो बोलना चाहता हूँ, मैं तो बोलना चाहता हूँ। ये तो यही लोग हैं जो कि मुझे बोलने नहीं देना चाहते। आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा वो 2 दिन में ऊपर आके बैठ छुप जाते नहीं हैं। सकता। छुप नहीं सकता। और 10 ही लोग हैं। 10 ही लोग हैं सर, आ गया। अब जब जीटीओ सर वो जीटीओ जब लेकर के कॉन्फ्रेंस में लेकर आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मैंने इसको 2 दिन देखा है, आपने, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी टेक्निक, आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, लेट मी टेल यू, मैं अपनी पढ़ाई भी करूँगी। तो वो बोलेंगे कि भाई मैंने 2 दिन देखा है, तुमने तो आपने बात करी और आपने पेपर देख लिया, ठीक है, मैं कैसे नज़रअंदाज कर दूँ ये बच्चा, ये जो लड़का है या लड़की जो है, ये जब मैं इसको प्रेशर पे डालूँगा तो ग्रुप में होगा तो ये ऐसे ही बिहेव करेगा जो कि हमारे आर्म फोर्सेस के लिए कतई मंजूर नहीं है। तो वो उनका से बन जाता है, राइट। अब आ जाइए मेरे टाइम पर सर, मैं अगर उसकी डोज़र देख रही हूँ और मुझे उसमें कोई चीज़ ऐसी निकल कर आ जाए सामने, ये झूठ बोल रहा है, इसको थोड़े से पैसे चुराने की आदत है, ये स्ट्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, झूठ मूठ की कहानी बोल रहा है, जो यहाँ दिखा रहा है वो यहाँ नहीं है, और जो फाइनली बोल रहा है वो कहीं और से चेप करके आ गया है। सो आई विल बिकम वेरी क्लियर, ये तो दोगला इंसान है, मैं इसको क्यों लूँगी। आज अपने बंदों के साथ खड़ा है, कल मुकर जाएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। और सर ऐसे बंदों का ईमान कब डोल जाए पता नहीं। आ जाइए आयो सर के पास, बात करते करते अगर आयो सर ने एक सवाल पूछ लिया, इंटरव्यू ऑफिसर ने एक सवाल पूछ लिया कि बेटा तुम्हारा 1 साल गायब है 12वीं और
ग्रेजुएशन में, उसने एक झूठ बोला एंड हम तो वेट ही कर रहे थे कि आपके कोई कारण बताओ। हम लोग उसको और कुरेदते जाएंगे और अंततः ये मालूम पड़ा कि कोई कारण नहीं था, कोई वजूदी कारण नहीं था, फेल हो गया था, मतलब फेल हो गया था और उसने कह दिया झूठ। तीनों के तीनों ऑफिसर ने बात नहीं करी उस कैंडिडेट के बारे में, उस बंदे के बारे में। कॉन्फ्रेंस में आके बात हो रही है और तीनों के तीनों को अगर क्लियर है कि कि भाई ये बंदा नहीं क्लियर होना चाहिए, या फिर एक बंदे को जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर को लग गया कि ये बंदा क्लियर नहीं होना चाहिए, वो कहेगा सॉरी मैं पास नहीं कर सकता, और वो पास नहीं होगा। ये बहुत ही सुंदर टेक्निक है सर, सुंदर। एक SSB इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक। अगर आप GTO हैं और मैं साइक हूँ और तीसरा इंसान यहाँ पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, आपने और मैंने पास कर दिया, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने नहीं पास किया और कहा कि ये नहीं पास हो सकता, नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। तो सेकेंड फेज का सब फलसफा है सर, फिलॉसफी है, द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं कहूँगी कि मिथ, मोटा मोटा ये मिथ है, तीनों टेक्निक्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अलग अलग चीज़ें वहाँ से उभर कर आती हैं, मैनिफेस्टेशंस है। SSB में कुछ चीज़ें अगर करो तो पास हो जाता है, जैसे मेरी बॉडी बड़ी फिट होनी चाहिए, मैंने दौड़ के रस्सियाँ चढ़नी चाहिए, या मेरे को बहुत ज़्यादा बोलना है। तो इसमें से क्या मिथ है और क्या सच है, मतलब इसको सिर्फ बैलेंस आउट कर लेते हैं, ठीक है। आप अगर मोटे हैं तो हाउ कमिटेड आर यू, आप तो सीरियस ही नहीं है अपने जिस करियर चॉइस के बारे में। आप इतने मोटे हैं और आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स आपकी फिटनेस पे भी है। सुबह PT हो रही है, शाम को गेम्स हो रही है, और वैसे भी आपको फिट तो रहना ही है, तनख्वाह मिल रही है आपको उस चीज़ की। तो आप सीरियस ही नहीं है। मैं आ गया जी चल के फिर के, चप्पलों में आ गया और एकदम मोटी सी तोन लेकर आ गया, नहीं सर ये बाइसेप है नहीं, बनने वाले हैं, नथिंग डूइंग, नो। बट अगर कोई थोड़ा सा ओवरवेट है, उसको टेम्परेरी रिजेक्शन मिल जाएगा, उसको बोला जाएगा कि आप आइए और आप जो है अपने आप को फिट करके आ जाइए, अगर आपको रिकमेंडेशन हो गया आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मगर बाइसेप्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको रन करके रस्सियां चढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसी कोई सिक्स पैक आपको SSB पास नहीं कराएगा। नो थैंक गॉड, नो थैंक गुडनेस, ऐसा कुछ नहीं है। एंड रही बात इंग्लिश की या रही बात ज़्यादा बोलने की, सर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट अगर इतना ही ज़ोर से बोलना होता तो सर बहुत सारे हमारे TV चैनल्स हैं उस पर भी बोला जाता है, नहीं दैट इज़ वो नहीं ज़रूरी है। बोलो, काम का बोलो, कंसाइज बोलो, इम्पैक्टफुल बोलो, ठीक है। और अगर आपकी बात में वजन है तो 4 बातें भी सुनी जाएगी, और बात ऐसी खोखली से जो मर्जी बोलते जाओ, छनकते हुए वो ढोल की तरह होगा सर, नो पॉइंट। करेक्ट। तो 4 दिन काफ़ी लंबा टाइम होता है ना, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हो, वहीं रह रहे हो, और आप 24 घंटे निगरानी में हो। हाँ जी। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई कैंडिडेट आया जो आपको स्टार्टिंग में लगा कि यार ये तो मुश्किल है इसका, लेकिन विद इन 6 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं बंदे में दम है या उस लड़की में दम है, और फिर वो एक्चुअल में दे क्वालिफाइड? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई लोग जैसे बिल्कुल ही नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हैं, कम एक्सपीरियंस है, कम जानकारी, तो नए एनवायरनमेंट में जाके सहम जाते हैं और उनको थोड़ा टाइम लगता है खुलने में। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा कोई एग्जांपल है आपके एक्सपीरियंस में? मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाऊँ सर थोड़ा सा। आई वॉज वन ऑफ दोज रॉ कैंडिडेट्स, कुछ सर पर पता नहीं था, बट हाँ आई नरेट यू वन इंसिडेंट। एक बच्चा आया था हमारे पास एकदम रॉ, पहले तो हमें पता नहीं था कि ये रॉ है, बट आपको आई जस्ट डिस्कस ना कि पहले दिन सर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग का टेस्ट होता है, उसमें हमारी 5 रेटिंग होती है, 1 बीइंग द बेस्ट, 1 सबसे अच्छा एंड 5 सबसे खराब। ये उल्टा नहीं है, आई थिंक फौज के बाकी चीज़ों की तरह ये भी उल्टा है कि 5 नंबर बड़ा है लेकिन रेटिंग सबसे कम रेटिंग। सो DIPR की रेटिंग है सर, तो 5 सबसे खराब एंड 1 सबसे अच्छा। तो पहले वो टेस्ट होते हैं और रेटिंग हमारे पास नहीं आती,
और बाद में वो जो पिक्चर इमेज दिखाने वाला टेस्ट होता है जिसमें स्टोरी लिखेंगे आप, उसके बाद में आपको 15 के ग्रुप में बुलाया जाएगा, आप उसको अब बारी बारी करके आप अपनी कहानी बोलोगे, बाद में आपको डिस्कशन करने दिया जाएगा। उसमें सर वो बंदा क्या निखर के सामने आया। और जब आपकी रेटिंग 5 होती है ना, अभी आप भूल जाइए, आपको नहीं पता, आपको और मुझे नहीं पता है कि उसकी रेटिंग 5 है, वो बंदे को सबसे वाई मिल गया। वाई यानी यस यस यस। 3 टाइप के रिमार्क्स होते हैं, एन यानी नो, डी यानी डाउटफुल, वाई यानी यस, और उसको तीनों से वाई मिल गया। सर ये नामुमकिन फीट होता है। और रेटिंग 5 है। अभी पता नहीं है हमको, अभी हम वी गो बैक टू द कॉन्फ्रेंस एंड चेक कि उसकी रेटिंग क्या होने वाली है। सर वाई मिल गया उसको, और वाई मिलना इट इज़ एज गुड और एज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट अचीवेबल टाइप्स है। और जाके देखा कि देन हमारी रेटिंग सामने है कि ये तो 5 है। 5 रेटिंग का मतलब बंदे ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, कुछ अक्ल ही नहीं है। सो बड़ा सोच विचार किया कि क्या करें क्या नहीं करें, ये लड़का तो वहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, समझ में नहीं आ रहा। सो हमने सब लोगों ने डिस्कस किया एंड देन वी सेड कि ओके वील टेक बिकॉज द फर्स्ट स्टेज में द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द कैंडिडेट। स्क्रीनिंग इन में द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द कैंडिडेट, और एसएसबी में इट गोज टू द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेज 2 में द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन का मात्र भी ऊट पटांग चीज़ नहीं आनी चाहिए। स्क्रीनिंग कराते ही इसलिए कि ठीक है, मोटा मोटा ठीक है। वो बंदे को हमने ले लिया। सर वो बंदा पास हो गया। मैंने तो उसका डोजियर नहीं किया, बट जब ऐसे बच्चे आते हैं तो उनका डोजियर बिकम्स अ केस स्टडी, ताकि आगे वाले लोग उसको पढ़ें और समझें। और ऐसे भी आते होंगे जो एक मिसाल छोड़ के जाते हैं कि इससे ख़राब नहीं हो सकता, या कोई ऐसी हरकतें करते हैं कि आपको लगता है यार ये कैसे आ गए। ऐसा कोई था? 2 हैं, आपको बताना चाहूँगी। एक साइकोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू, एक जीटीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्रीनिंग इन में क्या हुआ कि एक कैंडिडेट आए, बच्चा आया, लड़का आया, महाशय उठ खड़े हुए एंड इट्स लिटरली कि वो नेतागिरी करने लग जाए। तुम नहीं बोलोगे, मैं ही बोलूँगा, अच्छा अब तुम बोलो। हम उनको, जैसे आप अगर एसएसएस हैं तो हम सेमी सर्कल में बिठाते हैं। भाई साहब उठे, आवाज़ बुलंद करी उन्होंने, उनको लगा आज तो मैं ही चुना जाऊँगा। पूरी लीडरशिप दिखाई उसने। ही टर्न्ड हिज बैक, आपकी तरफ, एसएसएस की तरफ टर्न बैक करके, हाँ अब तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहते। हाँ अरे बच्चे तुमने तो कुछ बोला ही नहीं। एंड हमारी हंसी ना रुके कि ये कर क्या रहा है, बट वी नॉट, हम कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज वी आर अलाउड, वी आर सपोज टू कि वो जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। ओनली जीटीओ को बोलना है। तो जीटीओ ने भी कहा कि देखते हैं कहाँ तक चलता है। तो दैट वाज वन महकमा, जो कि दैट इंसिडेंट मुझे आज भी जब याद आता तो मुझे बहुत हंसी आ जाती है। दूसरा था, दिस इज़ एन आई ओपनर, साइकोलॉजी का जो डोजियर था। सर वो लड़का, नाम नहीं बताऊंगी, नाम भी मुझे याद है। और सर साइकोलॉजी में 4 टेस्ट होते हैं, आई मीन आपको तो पता ही है। पहला टेस्ट होता है जिसमें कि 11 इमेजेस दिखाई जाती हैं। हर इमेज को 30 सेकेंड के लिए दिखाया जाता है और 30 सेकेंड के बाद आपको 4 मिनट दिए जाते हैं स्टोरी लिखने के लिए। ये 11 बार होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो 12वीं स्लाइड आती है ना सर, उस पर आपको कोई इमेज नहीं दिखाई दे जाती, ब्लैंक स्क्रीन, एकदम ब्लैंक स्क्रीन होती है। उसमें आप जो मर्जी आए, जो मर्जी आपके दिमाग में आए, वो आप कहानी लिख सकते हैं। से 2 धारी तलवार है, या तो आप रट कर आओगे तो भी 2 धारी है, या आपने वहीं बैठे बैठे सोचा और ढंग से नहीं निकल कर आई तो भी गड़बड़ है। और अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस, और अगर आपने कोई ज़िंदगी की कोई वार्तालाप लिख दी उसमें और वो अच्छी निकल आई, सो आपकी लॉटरी लग जाती। बट है बहुत इम्पॉर्टेंट, ये मैं बताना चाहूँगी सर आपको कि अभी आपको समझ में आ गया होगा, वो ब्लैंक स्टोरी है। मैंने आपको कोई इमेज नहीं दिखाई। 4.5 मिनट है सर आपके पास, नॉर्मली आपके पास 4 मिनट होते हैं। इस पिक्चर को के ऊपर, इस ब्लैंक स्टोरी स्लाइड के ऊपर लिखने के लिए आपको 4.5 मिनट है। उस बच्चे ने, उस लड़के ने, जो कि 21 बार आ चुका था, उसने 21 बार
SSB दिए थे, उसकी जो 11 स्टोरीज जो कि मैं उसमें कमी नहीं निकाल सकती थी, इतनी परफेक्ट थी, 12वीं स्टोरी को मैं नकार नहीं सकती थी। उसको जेरोक्स किया गया, उस पूरे के पूरे डोजियर को जेरोक्स किया गया, उसको DIPI में भेजा गया, सेंटेंस हो चुका था, इट वाज सेंटेंस नॉट टू बी रिकमेंडेड, बट दैट पर्सनालिटी वाज अ डार्क पर्सनालिटी। आज आपके सामने बोल रही हूँ, डार्क पर्सनालिटीज आर वेरी रेयर टू कम अक्रॉस, बट वो आती हैं। व्हाई डू यू से कि उसकी 11 तो बिल्कुल परफेक्ट थी और 12वीं में ऐसा कुछ लिखा उसने कि नॉट रिकमेंडेड हो गया उसी स्टेज पे? सर आप में से सारी बातें निकल जाएंगी तो कोई मेरे से बात करने तक नहीं नहीं आएगा। इससे तो और ज्यादा लोग आएंगे आपसे बात कर रहे। सर नेशन वांट्स टू नो। नेशन वांट्स टू नो। सर जिनका ये बहुत होता है ना इंटेलेक्ट, वो खतरनाक बहुत होते हैं, वो हर चीज को प्लान बहुत, वो सर चार्ल्स शोबराज, ही इज गॉट अ वेरी शार्प माइंड, हाई IQ, everything is planned to the perfection, but sir वो जो ही उसने उसके लेवल आए होंगे ना, एक बार गलती, फिर दूसरी बार उसको ओवरकम किया, फिर तीसरी गलती को ओवरकम करते करते उसने परफेक्शन को हासिल किया। इसी तरह से इस बच्चे के साथ भी यही था, उसने परफेक्शन हासिल कर दी थी अपनी सारी कमियों को छुपाने की। वो 12वीं स्टोरी में सारी उसकी डार्क डिज़ायर्स, I would only want to dwell into this much, sir. All the SSS were called, GTO, IO, साइकोलॉजिस्ट, एवरीबडी, हमारे लिए तो वो केस स्टडी बन गया था कि कैसे फिर उसकी चीज़ों को पकड़ना है। फिर वो वर्ड में भी आया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में भी कुछ कुछ चीज़ें नज़र आई, और उसी के वुमेन ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आया। और डार्क डिज़ायर्स कौन सी थी, बिना मतलब की वो जो सारी चीज़ें आई हैं, उस पिक्चर, उस स्टोरी ने उसका जो फेट सील कर दिया, एंड ही वाज ब्लैकलिस्टेड फ्रॉम ऑल दी SSP, सर। एंड मेरे ख्याल से सिस्टम फूल प्रूफ है कि इससे पहले भी उसने 21 बार वो गया है। तो 21 बार अगर बंदा फेल हो रहा है, मतलब ये नहीं है कि आप बार बार जाके SSB पास हो जाओगे। कमल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि SSB जैसे 4 दिन का प्रोसेस हो गया, उसके बाद हम एक जगह पे सबको बिठाया जाता है और फिर एक एक करके हर एक को कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं। और कॉन्फ्रेंस में मेरे से तो बड़े ही सिंपल सवाल पूछा गया कि आपको कैसा लगा भोपाल का वेदर, या और इतना ही सवाल पूछा गया। लेकिन कुछ और दोस्त थे जो उधर के साथी थे, जो उनका काफ़ी टाइम लगा कॉन्फ्रेंस में, और वो लोग जब वापस आए तो उनमें से अगर 3-4 लोग को बुलाया तो 1-2 तो पास हो गए और 1-2 फेल हो गए। और फिर लाइफ में ऐसे कई लोग मिले जो कहे कि या तो हम कॉन्फ्रेंस पास हो गए थे हम कॉन्फ्रेंस में जाके, या किसी ने कहा कि यार मैं तो फौज में आना चाहता था लेकिन कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो ये कॉन्फ्रेंस आउट का क्या स्टोरी है? मतलब कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था कि रहेगा कि नहीं रहेगा? सर कॉन्फ्रेंस सबकी होती है। कॉन्फ्रेंस में 3 सिनेरियोज होते हैं। आप बिल्कुल फेल हैं तो आपसे मंडे नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे, बेटा खाना कैसा है, वेदर कैसा है। आप बिल्कुल पास हो गए तो भी आपसे नॉर्मल सवाल पूछा जाए, बेटा खाना कैसा है, वेदर कैसा है, कहाँ कहाँ घूमे, नॉर्मल क्वेश्चन। आप बॉर्डर पे खड़े हैं, ठीक सर, और किसी SSR को, लेट्स से साइकोलॉजिस्ट को ही लगता है कि यार सर इसमें दिमाग नहीं है, एवं ही जोर के दम पर आ गया, या GTO को लग गया, तो वो बोलेंगे चलो इसको कुछ सिचुएशन दे देते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि सर वो उसने सवाल दे दिया है तो पास हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर GTO ने बोला है कि नहीं मेरे को इस पे डाउट है, और उसके कहने पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने सवाल पूछे हैं, दैट्स द रीज़न वो सवाल पूछे जाते हैं कि मुझे इस क्वालिटी पे डाउट है, तो हम ऐसी सिचुएशन को बना करके इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछते हैं कि उसकी वो क्वालिटी के बारे में हमें कुछ अंदाज़ा आए। अगर तो वो उसमें उसको ग्रिल करते हैं और वो उसमें से तर गया तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है वो रिकमेंड हो जाए। और अगर फिर भी एज आई मैंशन कि द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर ऐसी कोई क्वालिटी जिस पे ग्रिल करने के बावजूद भी SSR को लगता है कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं नहीं इसको पास होने दे सकता,
तो उसने बोला सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम। वो बच्चा इवन आफ्टर ग्रिलिंग वो रिकमेंड नहीं होता। तो वो जो बच्चा नहीं रिकमेंड होता वो कॉन्फ्रेंस आउट, जो रिकमेंड हो गया वो रिकमेंड हो गया। कॉन्फ्रेंस के अंदर आप क्या जवाब देते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओनली एंड ओनली फॉर दोज पीपल जो डाउटफुल है, जो डाउटफुल है, और क्वालिटी किस क्वालिटी पर मैं आपको कुरेद रही हूँ। सो थैंक्स कमल फॉर बहुत आपने डिटेल में बताया। आपको तो डर हो रहा था कि मैं आपके सारे सीक्रेट्स जान लूंगा, लेकिन हाँ है सर, अभी भी लग रहा है मुझे। नहीं, मकसद वो नहीं था। मकसद ये था कि एक्चुअल बातें लोगों को पता चले, जी। जो सुनने वाले हैं, जी और उनको ये गाइडेंस मिले कि जैसे आपने एक बीच में कहा कि ओरिजिनलिटी पे बहुत फोकस है। बहुत ज़्यादा सर। तो अगर आप जो हो वो दिखाओगे तो आपका पास होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इट इज़ वेरी फेयर सिस्टम अनडाउटेडली। तो ये सीरियस बातों को छोड़ के अपन अभी चलते हैं एक रैपिड फायर राउंड में, जो हम सारे गेस्ट के साथ करते हैं, सिंपल, और चाहूँगा कि लाइट आंसर्स हों। तो आर यू रेडी? I am not ready, but हाँ, I have to be original, right, sir? टोटली ओरिजिनल Oh एंड my इट इज़ God. अबाउट यू। Oh my God. Okay, sir, I am scared. Let me. Okay, done. फौज में सबसे मज़ेदार मोमेंट। सर बहुत कम लोगों को पता है, आपको तो पता है, यूर गनर सर। तो तोपें होती हैं, गन्स होती हैं, बड़ी वाली भी होती हैं, छोटी वाली भी होती हैं। तो सर इनको सबको पीरियोडिकली ओवरऑल करते हैं हम लोग, मेंटेनेंस करते हैं, और वो जबलपुर जाती हैं सर ठीक होने के लिए। मैं वहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी, और मेरे कमांडेंट, आई रियली फॉन्डली रिमेंबर हिम, ब्रिगेडियर जागिया, नाउ जनरल जागिया, ही इज़ रिटायर्ड, एंड उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा महकमा दे रखा था, उसको ले कहते हैं आर्मामेंट रिपेयर ग्रुप दे रखा था, जैसे कि जिसमें ये सारी तोपें ओवरऑल होती थी। तो कई सालों से ना एक रटा रटाया नंबर चल रहा था। हर महीने हमारे डिपार्टमेंट से 28 गने, जो कि विभिन्न प्रकार की होती, बड़ी बड़ी ओवरऑल होके निकलती हैं, और ये 28 वॉज फाइनल, 28, 26, 25, 24, 28, इतना। तो सर ने एक दिन बुलाया, बेटा कमल आ जाओ, आई हैव गॉट फुल फेथ ऑन यू, इसको 10 पढ़ाना है, 40 तक लेके जाना है। मैंने कहा सर 40? मन में 40 बोला, वहाँ तो सिर्फ सलूट मारा, यस सर, पीछे मुड़ तेज चल, और आए अपने सारे लोगों को बताया। मेरे सारे सिविलियंस, गिने चुने 5-6 मेरे पास फौजी थे, और सारे सिविलियंस, एंड सारे जो कि इतने सारे सालों पे गनों पे उनकी तरह ही हो चुके हैं, तो वही काम कर रहे हैं। नहीं होगा, किसी ने 5 चबाते बोला नहीं हो सकता, हम काम करना छोड़ देंगे, ये वो। मैंने एक दिन तो उनको अपने मन की बातें बोलना स्टार्ट करने दिया। बाद में 2-3 दिन के बाद कुछ लोगों को पकड़ा जो कि क्राउड पुलर होते हैं, बात करो, देखो ऐसा नहीं होता। आपको जस्ट फॉर एवरीबडी टू लिसन अंडरस्टैंड, गन को सर ओवरऑल करना मजाक नहीं है। गन को पहले खोलो, 2-3 दिन तो उसी में जाते हैं, उसकी पूरी काई को निकालो, वो 2-3 दिन जाते हैं, उसके हर स्पेयर पार्ट को मंगवाओ बाज़ार से, फलाना ढिमकाना करते करते 21 दिन तो सर उसी में चला जाता है। और 28 गनों पे, यानी विभिन्न प्रकार की जो गन मेरे डिपार्टमेंट में, उसको करने के लिए मुझे 40 करना है। डेफिनेटली उनका जो पॉइंट था वो वैलिड था, मैं ये नहीं कह रही नॉट वैलिड था, बट सर डोंट कॉल क्विट्स है सर, बात तो वहाँ पर आ गई। मुझे 1 हफ्ता लगा सर उनको अपने साथ मिलाने के लिए। जब वो जो 36 का आंकड़ा मैंने छुआ ना सर, तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, दुनिया में कोई चीज़, मतलब पहले भी ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें हुई कि नामुमकिन कुछ नहीं होता, बट वो सर वो हमने फ़ौजियों के साथ किया था, ये नॉन फ़ौजियों के साथ किया था, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वहाँ पर लगा दी थी। दे वर ऑल ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ द रिटायरमेंट। वो मेरी बात कहाँ से सुनते, बट उन्होंने मेरी बात सुनी, मानी, किया, एंड थैंक्स टू जनरल जागिया सर, उन्होंने एक एक बंदे को रिकग्नाइज कराया और उनको फेलिसिटेट किया। दैट हैप्पीनेस की नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्रोडक्शन लैंग्वेज में बोले तो ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज इन process efficiency. Yes. So that feeling of achievement, yes, that. And मैं ये कहूँगा कमल कि इट इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि लोग प्रोग्राम में आए हैं, उन्होंने किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, इस टाइप का एग्जांपल आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि एक प्रोसेस ड्रिवन इम्प्रूवमेंट गिव्स अ पर्सन, प्रोसेस की वजह से आपको इतनी खुशी मिली कि आप कितने 10 साल बाद भी याद कर रहे हो। Yes.
तो जहाँ खुशी होती है वहाँ रिग्रेट भी होता है, तो फौज का फिर आपका रिग्रेट क्या था? सर मैं जैसे मेरी कमीशनिंग हुई तो मुझे झांसी 631A में बटालियन दी गई। दूसरा दिन होगा, मैंने एक पर्ची नहीं एप्लीकेशन भर के सर को दे दी, मेरे सीओ को। मथई सर, कर्नल मथई सर ने मुझे तीसरे दिन ही बुला लिया दोपहर को। सर 1 बजे बुलाया मुझे। यस ऑफिसर, हाउ आर यू, फलाना ढिमकाना पूछा। सिट, आई हैव रिसीव्ड एन एप्लीकेशन और उसमें तुम्हें लिखा है कि तुम्हें पैरास के लिए जाना है। मैंने कहा यस सर। बोलते हैं मैं साइन कर देता हूँ। ये मैंने एज कमांडिंग ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरी करी, लेकिन मैं तुम्हारा फादर भी हूँ। आई एम योर फादर। मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें बताना कि आगे ज़िंदगी में क्या क्या पढ़ा है तुम्हारे लिए। 3 दिन की नौकरी हुई तुम्हारी, ये तुम्हें शादी भी करनी है, बहुत कुछ आगे तुमने हासिल भी करना है। तुम इस फील्ड में चले जाओगे, तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। थिंक इट ओवर। सर हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने बताया कि जो पहला जो कमांडिंग ऑफिसर है वो बंदे की लाइफ को डिफाइन कर देता है, डायरेक्शन दे देता है। सर मुझे चौथे दिन एक्सरसाइज में भेज दिया। आई थिंक कहीं बीकानेर के कहीं आगे रेगिस्तान में मैं पूरा 3 महीना रही सर। वहाँ पर सब कुछ सीखा उसमें। वहाँ पर मेरा कोर्स आ गया। मैं वहीं से मुझे बोला कि ये रहा तेरा मूवमेंट ऑर्डर, तू जा, तेरा कोर्स। सर मेरा वो रिग्रेट, दैट इज़ माई रिग्रेट कि मुझे सर ने साइन कर दिया था। बोला था तू वापस आएगी ना, तो जो तेरा डिसीजन होगा मैं तुझे क्वेश्चन नहीं करूँगा। आई कुड नॉट गो बैक एंड आई कुड नॉट टेक दैट कॉल बिकॉज कोर्स वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ माई रिग्रेट। बदलना चाहते हो फौज के बारे में, और आप रहे हो काफ़ी 20-22 साल रहे हो, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, मेरे से तो ज़्यादा ही है तो सही सर, पर नज़रिए को चेंज होना भी ज़रूरी है फौज का। इट्स अ, आप एक जो नज़रिया रखते हैं किसी इंसान पे, लेट्स से विमेन पे, ये कर सकती है नहीं कर सकती है, वो उसकी चॉइस है। शी इज़ इक्वली मैच्योर, इक्वली एडल्ट, शी कैन टेक हर कॉल। वो सोच समझ कर उसमें आई है। आप अपना परसेप्शन छोड़ दीजिए। वो अपने आप को औरत समझ कर नहीं आई है, तो आप क्यों वाई आर यू ऑन टू इट कि औरत औरत औरत। ठीक है, शी विल डू दैट पर्टिकुलर जॉब ऑल्सो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट पार्ट, बट शी हैज़ कम विद हर माइंड सेट। शी इज़ रेडी टू टेक ऑल दैट इज़ गोइंग टू कम हर वे एंड लेट हर डू इट। कुछ होता है तो आप खड़े रहिए उसके साथ। तब ये नहीं होना चाहिए कि मैंने तो कहा था, नहीं, कुछ होगा आप स्टैंड करिए उसके साथ और देन अगेन हेल्प हर बिकम बेटर, राइट? वो होना चाहिए। प्लीज रेट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑन अ गलत स्केल ऑफ बात 10. गलत Okay, you have to do this. No, everybody. sir, no, this is incorrect sir, incorrect, ये तो गलत हो जाएगा सर। आपको करना पड़ेगा। अभी आप आए हो इतनी दूर से, बड़ौदा से आप हैदराबाद आए हो शो के लिए, तो ये तो एक नॉर्मल सवाल है, एंड इट इज़, वी हैव ऑलरेडी गिवन अ डिस्क्लेमर टू पब्लिक दैट इट इज़ ओनली इन जेस्ट, कि मजाक में ही होता है ये सब। My lips are still tight sir, I won't say a word sir, गलत हो जाएगा, because I have my best friends in Air Force, I have got my so-called brother in Navy. How can I just say कि oh God you are better or I am better or something? No, chance ही नहीं है sir. But the fact that you are saying that I've got my best friend in Air Force and your brother in No, Navy, still it is, the ranking So- may be different sir. Air Force में, let me search, सर नहीं, no, सर you're आप ना मेरी बातों में से बात निकाल रहे, चांस ही नहीं है सर। नहीं, फिर भी बता दो। I personally feel that there are areas that Army needs to work on. So Army is 8-ish, 8.5. Okay. Yes, Navy comes second. Navy is close by, So can around be 7? 7.5. Okay. Air Force is technically little better, but there are other aspects that they need to work on. So बुरा ना मानो, होली है। 5.5, 6. Okay. Thank you so much. So 8, 7 and 5.5. 5.5, 6. I just want to say that 2 minutes before you said I am in love with the army and army is in my veins. I'm unbiased And- also, sir. And you are so that means you are in love with an organization which you are yourself rating it. और दूसरी चीज़ मैं कमल आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है कि आपने लोगों के ACR नहीं लिखे।
क्योंकि बेस्ट को आप 8 देते तो आर्मी में बेचारा ऐसे ही सील हो जाता. So thank you so much. Anything you remember from your academy days? Some Many nice, happy incident, funny incident. कुछ ऐसा वाकया हुआ हो academy में? होते रहते हैं. Yeah, every day was funny, sincerely speaking. Initial 1 month तो ग्रिड लॉस था. ये क्या हो रहा है? हंसने पे पनिशमेंट मिल रही है, रोने पे पनिशमेंट मिल रही है, साइकिल पे चढ़ने पे पनिशमेंट मिल रही है, उतरने पे पनिशमेंट मिल, खाने पे पनिशमेंट मिल रही है. बाद में से एवरीथिंग बिकम नॉर्मल. सो फिर मुझे पनिशमेंट मिली जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था. वो था सर, आई क्लियर्ड माई स्विमिंग टेस्ट. एंड मेरे लिए वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था बिकॉज मैं नॉन स्विमर थी. आई थिंक कॉन्वर्जेशन विद कर्नल ये प्रोग्राम ही अट्रैक्ट करता है उन लोगों को जो डेड सिंकर होते हैं academy में. आई सपोज सर. आप शायद तीसरे या चौथे हो जो आके यहाँ अपनी स्विमिंग की कहानी बता रहे हैं. सर स्विमिंग क्लियर किया एंड एक जो विक्ट्री वाली जो फीलिंग आई थी ना, वंस आई केम आउट ऑफ द स्विमिंग पूल एंड आई वाज टोल्ड ग्रीन झंडी कि वो क्लियर्ड. तो आई वाज लाइक अ शहंशाह. आई वाज रिलैक्सिंग देयर एट द पूल साइड ओनली एंड सबका बाकी टेस्ट चल रहा है. सो हमारी प्लाटून कमांडर रीनू मैम, कैप्टन रीनू खुर्राट, वी रियली लुक्ड अप टू हर. सर 25 मीटर की दूरी से मुझे दिख रहा था कि बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे गुस्सा कर रही हैं, सेट प्रॉपरली. एंड मैं नज़रअंदाज. फिर क्या था, वही होना था जिसके लिए मैंने काम किया था. LC 3 o'clock माई ऑफिस. LC पहुंच गई. मुर्गा सर 3 बजे से लेके 6 बजे तक. आई विल कम बैक एट 4:30. 4:30 का 5 का 5:30, 6:30. मैम आई नहीं. सर मैं मुर्गा ही बनी रही. करीबन जाके 6:45 मुझे मालूम पड़ा कि मेरी माफ़ी हो गई. बट सर मुझे वो 3 घंटे लगे ही नहीं. आई एन्जॉयड माई मुर्गा बिकॉज द हैप्पीनेस वॉज ऑफ क्लियरिंग एस स्विमिंग. खुशी जताने के लिए भी पनिशमेंट मिलती है. और जो ऑडियंस है जो सोच रहे हैं कि ये मुर्गा क्या है, तो उसके बारे में मैं अभी यहाँ तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आपके किसी भी फौजी दोस्त से पूछे वो बता देंगे कि मुर्गा क्या होता है. एक अलग ही काइंड ऑफ एनिमल है वो. लास्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ योर एडवाइस? क्या सुझाव है उन लेडी कैडेट्स के लिए जो अभी जस्ट OTA ज्वाइन करने वाली हैं, कि उन्होंने OTA में क्या नहीं करना चाहिए? सीरियस थॉट पे क्लैरिटी ऑफ थॉट रखो. नॉन सीरियस थॉट पे फालतू में कुछ अपनी दुनिया में थोड़ा सा फोकस करके ज़्यादा स्माइल वाइल को कंट्रोल करो. हम चंचल स्वभाव के जो लोग होते हैं वो ऐसे ही चेहरे पे हंसी आ जाती है, ऐसे ही आंखों में ट्विंकल सी आ जाती है. कृपया उसको काबू में रखें आने वाले 1 साल के लिए. बहुत बाद में आप अपने चश्मे पहन लीजिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेंस लगा लीजिए. आंखों में चमक में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही चमकते हुए दांत दिखाने की ज़रूरत है. फोकस ऑन योर ट्रेनिंग एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच कमल फॉर बीइंग विद अस. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और खुल के बातें की. और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा जानने में कि ये SSB या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्या चीज़ है और उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं एक कैंडिडेट से जो अपना इंटरव्यू देने आ रहा है. और जैसे इनिशियली बताया कि लेस देन 1% से कम. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आप सब हमारे साथ बने रहिए, ये सीरीज़ देखते रहिए. हमारा नेक्स्ट एपिसोड भी देखिए, उसके अगला भी देखिए. और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो यूज़र काउंट है, सब्सक्राइबर काउंट है, वो इसी तरह बढ़ता जाए. वंस अगेन थैंक यू सो मच कमल. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर.